हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आज हम बहुत दिनों के बाद से वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम आपके एडीओ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2012 का है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन से जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें का आपको समसामयिक व करंट अफेयर्स को वाले क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि जो करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन है वो आपको पुराना आंकड़ा का था, तो इसीलिए हम इसे छोड़कर जितने भी बचते हुए जो आपका क्वेश्चन आंसर है उसको हम इसमें देखने वाले हैं और एक नई आंकड़े के साथ उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और है कि इस वीडियो में एक और ख़ास होने वाला है कि इसमें हम जो है लिंक के माध्यम से इसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इसमें हम कुछ नए नए फैक्ट्स को भी ऐड करेंगे जो हमारे नॉलेज की दृष्टि से व एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य की नई औद्योगिक नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई। तो देखिए, आपका 2012 का जब समय था तो आपका 2009 और 14 के लिए जो है नई औद्योगिक नीति को अपनाया गया था। यह तो हो गया आपका पिछले ईयर्स का डेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम नई औद्योगिक नीति के तहत अभी वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है, तो यह है आपका, याद रखिएगा, 2019 से 2024 तक के लिए यह नई औद्योगिक नीति लागू किया गया है। अब चलिए इसमें हम कुछ फैक्ट देखते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया, तो इससे आप याद रखिएगा, ये आपका है 2001 से 2006 के लिए। ये इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपका प्रथम है, ठीक है। अब देखिए, अब भारत में जो है औद्योगिक नीति कब लागू किया गया, तो ये आपका 1948 में इस समय में भारत में जो है औद्योगिक नीति को अपनाया गया और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय थे जब इनको लागू किया गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि नई औद्योगिक नीति, तो हमने औद्योगिक नीति को तो देख लिया है कि ये 1948 में आया। तो नई औद्योगिक नीति है जो आपका 1991 में इसको अपनाया गया। तो इसमें क्या नया है, तो देखिए इसमें आपका एलपीजी मॉडल अपनाया गया, मतलब आपका उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण, मतलब आपका लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन व ग्लोबलाइजेशन। मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि जितने भी जो लाइसेंस से संबंधित जो कंपनियां या औद्योगिक है उसको कम किया गया है, मतलब कुछ ही जो उद्योगों को लाइसेंस की मान्यता दी गई। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो सरकार के अधीन में जितने भी शेयर्स थे उनको प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया, ताकि क्या होगा कि वो आत्मनिर्भर बन सके। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो उद्योगों को जोड़ना, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही क्या है। तो आप यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि वह राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी में दिया है वह स्पीकर द्वारा नामांकित किया जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित किया जाता है और ऑप्शन डी में दिया गया है कि वह राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। तो आप यहाँ पर सही आंसर बताइए। तो देखिए, राज्य विधानसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसका राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अब इसमें हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपने अभी देखा कि वह राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आपका राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, तो देखिए यह इनका जो कार्यकाल है वह अस्थायी होता है। जब तक जो आपका विधानसभा का अध्यक्ष न चुना गया हो तब तक के लिए ये रहता है। और यह एक, अब देखिए, अब प्रोटेम स्पीकर का क्या क्या होता है, तो देखिए यह नवनिर्वाचित जो विधायकों को यह शपथ दिलाने का काम करता है जब तक आपका विधानसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए। अब प्रोटेम स्पीकर किन्हें चुना जाता है, तो देखिए आप सिर्फ सुन लीजिए, ये सदन के जो वरिष्ठ सदस्य को चुना जाता है
और जो कई बार विधानसभा का चुनाव भी जीत चुका है उन्हें चुना जाता है। और देखिए आपका जो संविधान के जो अनुच्छेद 180 में के तहत जो है राज्यपाल के पास जो है जो सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की शक्ति होती है। मतलब आपका जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की जो शक्ति के बारे में आपका अनुच्छेद 180 में बताया गया है। अब देखिए वर्तमान में अगर हम विधानसभा का तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष बोला जाए तो है आपका चरणदास महंत जी, ठीक है। और अगर प्रथम आपका विधानसभा अध्यक्ष कौन थे तो वो थे आपका राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब देखिए अब छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, अब इसे भी आप जान लीजिए। तो आपका महेंद्र बहादुर सिंह थे, आपका महेंद्र बहादुर सिंह जी थे आपका प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। अब देखिए अब हमने अभी तो विधानसभा अध्यक्ष हुआ प्रोटेम स्पीकर का देख ली। अब देखिए विधानसभा उपाध्यक्ष अब वर्तमान में कौन है तो वर्तमान में आपका है मनोज मंडावी अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। और प्रथम कौन थे तो प्रथम थे आपका बनवारी लाल अग्रवाल, ठीक है। और एक क्वेश्चन और हम इसमें देखते हैं कि माफ कीजिएगा, हम इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वर्तमान में आपका नेता प्रतिपक्ष कौन है। तो देखिए धर्मलाल कौशिक जी हैं और प्रथम कौन थे तो नंद कुमार साय, और नंद कुमार साय जी संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। आप इतना जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम अब इसका आंसर हमने देख लिया है कि आपका आंसर नंबर डी जो है आपका राज्यपाल द्वारा इसे नामांकित किया जाता है किन्हें प्रोटेम स्पीकर को। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि हम इसमें कुछ चीज़ों को आपको डिटेल से बता रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे। आपका ऑप्शन ए दिया है सितार, ऑप्शन बी है तबला, ऑप्शन सी है सरोद, ऑप्शन डी है सारंगी। तो आप बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी तबला। तो देखिए आपका राजा चक्रधर सिंह जो है वो एक संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे, वो कौन थे तबला। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए राजा चक्र सिंह जी का जो जन्म है आपका 1905 में हुआ था। अब देखिए 1905 को लेकर आपको एक और भी याद आ रहा होगा। मतलब देखिए आपका 19 जुलाई 1905 में क्या हुआ था आपका बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। मतलब जो है बंगाल का जो है विभाजन करने का घोषणा हुआ था, ठीक है, 1905 में जुलाई। और क्या हुआ कि जुलाई जो आपका अक्टूबर में बंगाल का विभाजन किया गया, घोषणा हुआ था आपका जुलाई में और अक्टूबर में आपका ये क्या बंगाल का विभाजन हुआ। तो इससे भी आप याद रखिएगा कि इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ ज़्यादा समझ में देखने को मिलेगा या समझ में आएगा। तो देखिए राजा चक्रधर सिंह जी का जन्म जो हुआ था 1905 में हुआ था, कहाँ, ये आपका रायगढ़ रियासत में, ठीक है, आपका रायगढ़ रियासत में हुआ था, ठीक। अब इन्हें संगीत सम्राट की जो उपाधि किसने दिया था तो इससे भी आप याद रखिएगा। इनको संगीत सम्राट की उपाधि जो है वायसराय जो लिन लिथगा थे, लिन लिथगा, इसे भी आप याद रखिएगा, लिन लिथगा। आप इसे सुन लीजिएगा क्योंकि इसमें हम लिखते हुए नहीं बन रहा है। चलिए अब इसमें और देखते हैं कि राजा चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष रायगढ़ में कौन से समय किया जाता है तो गणेश चतुर्थी के समय किया जाता है, ठीक है। राजा चक्रधर समारोह का आयोजन गणेश चतुर्थी के समय किया जाता है इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर। और इसमें देखते हैं इनकी रचनाएं भी हैं। नर्तक सर्वस्व जो कि यह है कथक पर आधारित है। कौन, नर्तक सर्वस्व, इनकी भी रचनाएं हैं नर्तक सर्वस्व। और भी है जैसे उपन्यास में है इनका माया चक्र, बैरागढ़िया राजकुमार आदि। तो इसे भी आप याद रखिएगा।
चलिए अब हमने देख लेंगे कि इस राज्य में संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित किस वाद्य के बजाने में पारंगत थे। तो आपका है ऑप्शन ए बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन बी तबला वादक थे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, बैगा, प्रधान, कोरवा, उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर डी, उरांव। उरांव जनजाति में जो है सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है। अब देखिए उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो उरांव जनजाति का जो क्षेत्र है, मतलब ये कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपका सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब इसमें और देखते हैं इनके युवा गृह, इनके युवा गृह को क्या बोलते हैं। तो उरांव जनजाति के 2 युवा गृह हैं, उनको धूमकुरिया बोलते हैं, धूमकुरिया। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, धूमकुरिया। अब इनके मुख्य देवता क्या क्या नाम है। तो इनके मुख्य देवता का नाम है सरना देवी। ठीक है, जो कि साल वृक्ष में निवास करते हैं, सरना देवी। और देख लेते हैं इसका बोली क्या है। तो इसका बोली है कुडुख या कुरुख बोलते हैं। अब देखिए ये सरहुल नृत्य के साथ साथ कर्मा त्यौहार भी मनाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इनके जो गांव के प्रमुख को क्या बोलते हैं, मांझी बोलते हैं। इतना हम देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो आप देख लें कि इसका सही आंसर जाएगा सरहुल लोक नृत्य जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन यह है, एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, रायपुर। तो देखिए एशिया का प्रथम जीव मंडल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बस्तर जिला में स्थित है। तो देखिए क्या हुआ कि एशिया का पहला बायोस्फीयर यानी कि जो जीवमंडल आपका जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, लेकिन यह वर्तमान में अभी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपके बस्तर जिला में स्थित है, और ये आपका 22 जुलाई 1982 को निर्मित किया गया था। ये नेशनल पार्क आपका बस्तर जिला में देखने को मिल जाएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपका प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में और क्या विशेष है। आपके बस्तर में ही आपको जो है भैंसा दरहा जो मगरमच्छ का प्राकृतिक स्थान देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर आपका कुटुम्बसर गुफा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कुटुम्बसर गुफा, और ये इसी गुफा में आपको अंधी मछली जिसको हम संक्रांत मछली के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए अब हमने यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो देख लें, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो आपको कोरिया जिला में देखने को मिल जाएगा, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान आपका बीजापुर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपका अभ्यारण्य की संख्या कितनी है। तो आपके अभ्यारण्य की संख्या जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में 11 है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए तो हमने देख लिया है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर जिला में एशिया का जो है प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस राज्य के लोक मंच नाचा को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगी। राज्य के लोक मंच जो नाचा को लोकप्रिय प्रदान करने में पुरोगामी था, रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्राकर, दुलार सिंह मंदराजी, झांडू राम देवांगन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुलार सिंह मंदराजी। अब देखिए इनके बारे में और विशेष देखते हैं। तो चलिए अब ये दुलार सिंह मंदराजी के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ के नाचा के जो भीष्म पितामह के रूप में भी कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, किन्हें, दुलार सिंह मंदराजी को। और ये रवेली नाचा पार्टी के भी संस्थापक रहे हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। रवेली नाचा पार्टी आपका दुलार सिंह मंदराजी जी ने ही स्थापित किया है। और देखिए दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान भी इन्हीं लोक कला के क्षेत्र में इन्हीं की वजह से दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये रामचंद्र देशमुख जी कौन है। तो ये आपके छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक कहे जाते हैं।
छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक आपका रामचंद्र देशमुख कहे जाते हैं। और देखिए इन्होंने चंदैनी गोंदा व नाचा पार्टी का भी गठन किया है। ठीक है, चंदैनी गोंदा जो है नाचा पार्टी का गठन रामचंद्र देशमुख जी द्वारा किया गया है और देहाती कला मंच का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया है, रामचंद्र देशमुख। अब चलिए ये आपका महासिंह चंद्राकर जी कौन है? तो देखिए महासिंह चंद्राकर जी जो है छत्तीसगढ़ में लोक कला के पुजारी के रूप में जाने जाते हैं। लोक कला के पुजारी के रूप में महासिंह चंद्राकर जी को जाने जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है सोनहा बिहान नामक मंचन भी किया गया है। सोनहा बिहान नामक मंचन किनके द्वारा किया गया है? तो महासिंह चंद्राकर द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है कि आप अब ये झांडूराम देवांगन जी कौन है? तो इनका भी देख लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में पंडवानी के गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, पंडवानी के गुरु किसे कहे जाते हैं? तो आपका झांडूराम देवांगन। और ये पंडवानी गायन की कौन सी शैली के गायक थे? तो ये आपका वेदमती शैली के गायक थे। कौन? झांडूराम देवांगन जी। तो अब हम पंडवानी के बारे में देखते हैं तो आपको तीजन बाई का भी याद आ रहा होगा। ठीक है, तो तीजन बाई कौन सी शैली गायिका थे? तो ये आपका कपालिक शैली के थे। कौन? तीजन बाई। ठीक, इसे भी याद रखिए, कपालिक शैली। जबकि झांडूराम देवांगन जो है वेदमती शैली और ये पंडवानी के गुरु कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए इतना देख लें, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है कि निम्नलिखित कौन नाचा पार्टी को लोकप्रियता प्रदान करने में पुरोगामी था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी दुलार सिंह मंदराजी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन दिया है, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान इस राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है नारायण सिंह, शिवराज सिंह, कल्याण सिंह व हनुमान सिंह। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हनुमान सिंह जो है उपद्रव सिंह का जो नेता थे। चलिए अब हम हनुमान सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के रूप में भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे। ठीक है, और ये आपका मैगजीन लश्कर के पद पर थे। मतलब ये आपका जो फौजी थे वहाँ पर वो ये मैगजीन लश्कर के पद पर थे। ठीक है, कौन? हनुमान सिंह जी। और इन्हीं ने जो है 18 जनवरी 1858 में जो सर्जन मेजर सिडवेल की भी हत्या इन्हीं के द्वारा किया गया था। बाद में इनके 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये हनुमान सिंह वहाँ से फरार हो गए थे। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हनुमान सिंह। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है? ऑप्शन दिया है उपराष्ट्रपति, स्पीकर, राज्य विधानसभा के सदस्य व राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित इनमें से कौन नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के जो सदस्य है जो है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुने जाते। ठीक है, और बाकी ये सब क्या है? ये आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं, जो कि गुप्त मतदान होते हैं इनके। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो आपका एकल संक्रमण मत पद्धति जो है हेयर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो सुझाव है जो है थॉमस हेयर ने दिया था। और जो देखिए आपका जो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति को जो है पसंद या रुचि के अनुसार मतदान की प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, इसे भी आप एक बार याद रख लीजिएगा। तो देखिए आपका राज्य विधान परिषद का जो सदस्य है अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, मतलब आपका सीधे जनता द्वारा इसे नहीं चुना जाता। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य में लौह अयस्क माइका एवं टिन उत्पादक मुख्य जिला है। तो आप इसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें आपका जो आंसर लिया गया है वो गलत है। देखिए इसमें कुछ डाउट है
जो हमको देखना पड़ेगा, तो आप इसे छोड़ दीजिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य के किस पुरातात्विक स्थल पर प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिरों के अवशेष बरामद हुए हैं? डीपरडी, महेशपुर, तालागांव व मल्हार। तो आप जानते होंगे ये आपका तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष जो है बरामद हुए हैं। अब देखिए ये तालागांव कहाँ पर है, तो आपका बिलासपुर जिले में है, ठीक है। और ये आपका मनियारी नदी के तट पर स्थित है। कौन? आपका ये देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो देखिए इसमें हम विशेष क्या देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको विशेष के रूप में देखना पड़ेगा, ये 6वीं शताब्दी की जो रुद्र शिव की प्रतिमा भी आपका यहाँ पर पाया गया है, ठीक है। 6वीं शताब्दी की जो शिव की जो रुद्र प्रतिमा है वो आपका यहाँ पर पाया गया है। और देखिए यहाँ पर जो आपका देवरानी जेठानी मंदिर है वे है 4वीं और 5वीं शताब्दी का है, ठीक है। अब देखिए आपका जो देवरानी का जो मंदिर है वो आपका शिव को समर्पित है, और जो आप इनका जो मुख देवरानी मंदिर का जो मुख है वो आपका पूर्व की ओर है, जबकि जो जेठानी मंदिर का जो है जो मुख है वो आपका दक्षिण की ओर है, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी, तालागांव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य के किस समाज विज्ञानी ने राज्य के मौर्य जनजाति में प्रचलित घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया? आपको ऑप्शन दिया गया है श्यामचरण दुबे, बी वेरियर एल्विन, सी जी.एस. ध्रुवे, डी इरावती कर्वे। तो जो मौर्य जनजाति की जो घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किसने किया है, तो आपको पता ही होगा ये आपका वेरियर एल्विन थे। आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आपका वेरियर एल्विन। तो देखिए अब देखिए इसमें देखते हैं हम इनके बारे में। तो कौन सी जनजाति? मौर्य जनजाति। तो मौर्य जनजाति इनके द्वारा जो देखिए वेरियर एल्विन द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण बुक देखते हैं, तो इसमें आपको द मौर्य एंड देयर घोटुल इनकी प्रसिद्ध बुक है। एंड देयर घोटुल इनका प्रसिद्ध बुक है, आप जरूर याद रखिए। इनके द्वारा लिखा गया और भी बुक है, द गौर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। द अगारिया, द बैगास, मारिया मर्डर एंड सुसाइड इन्हीं के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण बुक है। अब देखिए अब ये मौर्य जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मौर्य जनजाति जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, और मौर्य जनजाति का जो परंपरागत कार्य क्या है, तो काष्ठ और लौह शिल्प, ठीक है। अब अगर मौर्य जनजाति के पेय पदार्थ क्या कौन सा है, तो ये आपका सल्फी है, जो कि सल्फी के पेड़ से मिलता है। आप भी इसे याद जरूर रखिएगा। अब इनके देवी देवता कौन है, तो देखिए इनका देवी है आपका अंगादेव, ठीक है, अंगादेव। और इनके युवा गृह को क्या बोलते हैं, तो अभी आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा, घोटुल। इनके युवा गृह को घोटुल बोलते हैं मौर्य जनजाति के, ठीक है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण लेखक और भी है, कौन है आपका श्यामचरण दुबे। तो श्यामचरण दुबे का एक पुस्तक है द कमार, ठीक है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, वेरियर एल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इस राज्य में वन आधारित क्षेत्र प्रतिशत है। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के जो वन क्षेत्रफल की दृष्टि की कितने प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में वन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए इसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 43.27%। कहीं कहीं पर आपको देखिए आपको 44% या कुछ 21% भी देखने को मिल जाएगा। तो आप या देखिए 43, 44 या इनके आसपास जितने भी अगर क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है तो याद रखिएगा, मतलब ये आपका 42, 43 या 44 तक आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंतिम क्या है आपका 44 ही है। तो ये क्वेश्चन में आपका लिया गया था 43, ठीक है, ये आपके पुराने आंकड़ा के अनुसार, जबकि आप अभी नई सर्वेक्षण में आप देखेंगे तो आपको 44.21% ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा 43.27%। लेकिन आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, इतना भी ले सकते हैं, इसमें कोई यह नहीं है।
अब देखते हैं इसमें, तो ये आपका जो वन है आपका 5977 यानी कि 59,772 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में ये आपका वन फैला हुआ है। और देखिए ये देश में आपका चौथे नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथे नंबर का राज्य है। कौन? आपका छत्तीसगढ़। और ये वन आवरण की दृष्टि में ये आपका तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर आप देख लिए हैं, आपका आंसर ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन देख सकते हैं, तुम्माड़, पाली, रतनपुर, सिरपुर। तो देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों ने प्रथम राजधानी जो है आपका तुम्माड़ को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कलचुरी वंश जो है छत्तीसगढ़ में या मतलब सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश है, ठीक है। और देखिए कलचुरी वंश की जो स्थापना जो है कृष्णराज के द्वारा किया गया था। ये आपका भारत के तौर पर इसे अब हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कलचुरी वंश को ही आप है वंशीय वंश भी कहते हैं, ठीक है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश के जो संस्थापक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक है आपका कलिंग राज। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कलिंग राज जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक हैं, जो कि 1000 ईस्वी से आपका 1741 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षों तक करने वाला वंश है। कौन? आपका कलचुरी वंश। तो देखिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में जो प्रथम राजधानी आपका तुम्माड़ को बनाया, जो कि चैतुरगढ़ महिषासुर मर्दनी, यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और कलिंग राज का उल्लेख अल-बरूनी ने अपना पुस्तक जो है तहकीक-ए-हिंद में भी किया है। इतना आप जरूर याद रखिएगा। तो इस देखिए तो प्रथम राजधानी आपका ऑप्शन नंबर ए देखने को यहाँ पर देख सकते हैं। आपका सही आंसर होगा तुम्माड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया गया कि इस राज्य के गौड़ जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिसमें वर जो है वधु का अपहरण किया जाता है? तो कौन है वो आपका ऑप्शन दिया गया है, परिघन, लमसेना, गुरावट, पायसोतुर। तो देखिए गौड़ जनजाति में एक जो है प्रथा है जिसमें वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, जिसे पायसोतुर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे या तो आप इसे अपहरण विवाह या पायसोतुर विवाह भी बोलते हैं, ठीक है। तो गौड़ जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका पेय पदार्थ को देखिए, तो गौड़ जनजाति के जो पेय पदार्थ होते हैं उसे पेज बोलते हैं, ठीक है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, पेज। अब देखिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, ठीक है। द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर, इनका लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन इनका लेखक है द माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा किन शैलों से निर्मित है? जो आपका कुटुम्बसर गुफा है किन शैलों से निर्मित है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या संगमरमर। आप आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर ए। जो आपका कुटुम्बसर की जो गुफा है वो आपका चूना पत्थरों से निर्मित है। अब देखिए आपका कुटुम्बसर गुफा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके बस्तर जिले में, ठीक है। आपके बस्तर जिले में जो है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर आपका जो है अंधी मछली भी पाई जाती है, जिसे हम संक्रांत मछली भी बोलते हैं। देखिए इस गुफा के खोजकर्ता यानी कि जो आपका कुटुम्बसर गुफा के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपका शंकर तिवारी जी, जो कि 1958 के आसपास इनको खोज किए गए थे, ठीक है। और यहीं पर आपको देखिए और यहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तीर्थगढ़, आपका तीर्थगढ़ जलप्रपात, आपका चित्रकूट जलप्रपात या आपका प्राकृतिक जो भैंसा दरहा मगरमच्छ का जो प्राकृतिक
संरक्षण स्थान है, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? बस्तर में। देखिए आपका गुफा जो है बस्तर जिले में स्थित है, कुटुम्बसर गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या है? चूना पत्थर जो है आपका कुटुम्बसर गुफा का जो सेल है चूना पत्थर से निर्मित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में सही है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए आपका गणतंत्र, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया, समवर्ती प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्य मनोनयन। तो ये मतलब ये जो है आपको किस संविधान के स्रोतों से लिए गए हैं कि कहाँ के देशों से ये स्रोत आपका लिया गया है। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट आपका आंसर बताते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ। तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो देखिए आपका जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो आपका जापान से लिया गया है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इस राज्य में मराठा प्रशासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रशासन के सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? ऑप्शन में देख सकते हैं विठल राव दिनकर, केशव गोविंद, महिपत राव, बिकाजी गोपाल। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा महिपत राव। जो आपको महिपत राव है जो है आपका प्रथम सूबेदार था छत्तीसगढ़ में। तो देखिए आपका सूबा शासन जो है, तो सूबा क्या है? सूबा एक प्रकार का मराठों के जो अधिकारी या प्रतिनिधि होते हैं। ये खुद शासन करने वाला नहीं होता है, मतलब जो मराठों के अधीन अधिकारी या प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रथम सूबेदार आपका महिपत राव दिनकर जी थे, जो कि 1788 से 90 तक इनका जो कार्यकाल था, ठीक है। और इन्हीं के जो प्रतिनिधि यानी कि सूबा व्यवस्था के समय आपका यूरोपियन यात्री जो फॉरेस्टर का जो है रायपुर में आगमन हुआ था। तो देखिए ये तो हो गया आपका महिपत राव जो है द्वितीय, मतलब आपका प्रथम सूबेदार। तो द्वितीय कौन थे? तो देखिए अब आपका विठल राव के बारे में देख सकते हैं। विठल राव जी आपका द्वितीय सूबा शासक या प्रतिनिधि थे। और इनके कार्यकाल के समय में जो है मिस्टर जो जेटी ब्लंट का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था, ठीक है। और इन्हीं को परगना पद्धति के जो है जन्मदाता भी या लागूकर्ता भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था या माने जाते हैं। और देखिए यहाँ पे आपका दिया है बिकाजी गोपाल। तो ये बिकाजी गोपाल आपका 6वें नंबर का सूबेदार शासन था, ठीक है। और जो केशव गोविंद थे वो आपका चतुर्थ नंबर का था, चतुर्थ नंबर का। तो इससे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 70.97%, मतलब आपका 70.97%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मतलब जिला कौन है? तो देखिए आपका दुर्ग जिला जो है 82.86% के साथ ये आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? दुर्ग। और न्यूनतम में है आपका सुकमा में आपको 34.81% देखने को मिल जाएगा आपका साक्षरता दर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। हम अभी 2012 प्रीवियस ईयर वीडियो का देख रहे हैं। तो आपके आने वाले एक जो एग्जाम व अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? संघ लोक सेवा आयोग, 2/3 बहुमत से राज्यसभा का, या बहुमत से लोकसभा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अब ये नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो अनुमोदन
आपका संसद करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी को आप देखिए, 2/3 बहुमत से राज्यसभा, मतलब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत अभी आवश्यक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका भारतीय संविधान का सृजन करने के इनके पास से पारित होना आवश्यक है। तो 2/3 बहुमत से जो राज्यसभा द्वारा पारित होगा, उसके बाद जो है संसद जो है, संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद जो है उसके बाद आपका अखिल भारतीय सेवाओं का जो है अनुमोदन को पास करता है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका आंसर हम उपरोक्त में से कोई नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को आप देखिए कि सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है, तो ये संसद इसको पास करती है, लेकिन इनका जो 2/3 बहुमत भी आवश्यक है, ये भी जरूरी है। तो आप इसे टिक न लगा दीजिएगा, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को पहले समझिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए अनुच्छेद आपका 112 में क्या बताया, सॉरी यह आपका 112 नहीं है, आपका 312 है। तो अनुच्छेद 312 में बताया गया है कि राज्यसभा जो है विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुमोदन कर सकते हैं। यहाँ पर अनुमोदन भी बताया गया है, लेकिन जो संसद है इसका, संसद जब इसको पास करेगा उसके बाद ये जितने भी सृजन है वो उसको लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इसको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आंसर डी लिया गया है, ठीक है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं खरौद, जांजगीर, भोरमदेव, सिरुनी, नारायण। तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका भोरमदेव। तो अब खजुराहो, हम आपके खजुराहो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये खजुराहो आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के जो छतरपुर जिला में स्थित है, कौन, आपका खजुराहो। और यहाँ का जो मंदिर है वो नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है। जो ये मंदिर है वो नागर शैली द्वारा निर्मित है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है, किसका, खजुराहो मंदिर का। अब देखिए इनकी विशेषता एक और है कि यह कामुक भाव इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, किसमें, आपका खजुराहो मंदिर में जो जो चित्र दिया गया है वो आपका कामुकता से भरा हुआ है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब आपका भोरमदेव देख लेते हैं। तो ये भोरमदेव आपका कबीरधाम जिला कवर्धा के कबीरधाम, जिसका नाम परिवर्तन किया गया है कबीरधाम, ठीक है। और ये भी आपका नागर शैली का ही उत्कृष्ट उदाहरण है, कौन, भोरमदेव का मंदिर। देखिए भोरमदेव में ही आपका प्रदेश का प्रथम इथेनॉल प्लांट भी लगाने का जो प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। और प्रदेश का जो दूसरा आपका जो हाईटेक गुड फैक्ट्री भी यहाँ पर प्रस्तावित है। जो आपका प्रदेश का जो है प्रथम है, लेकिन आपका जो देश का है दूसरा है, ठीक है, कौन, गुड फैक्ट्री। इतना देख लें। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र था। तो देखिए जंगल सत्याग्रह के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो देखिए जितने भी आपका ऑप्शंस में दिए गए यहाँ पर आपका जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जंगल सत्याग्रह सबसे अधिक उग्र था, तो इसका सही आंसर होगा आपका रुद्री नवागांव। अब इसका क्या कारण था, तो देखिए यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व गोली चालन किया गया था, कहाँ, आपका रुद्री नवागांव में। किन पर, जो सत्याग्रह में भाग लिए थे उन पर। और यहाँ पर बहुत से यानी कि कुछ लोगों की भी मृत्यु हो गई थी, जिसमें आपका नथुजी जगताप, नारायण मेघावले का जो है गिरफ्तारी भी हुआ था, ठीक है। तो ये रुद्री नवागांव आपका धमतरी स्थान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। धमतरी जिला में आपका ये रुद्री नवागांव है। और यहीं पर आपका सबसे अधिक उग्र देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व गोली का चालन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपका गट्टा सिल्ली, जो आपका गट्टा सिल्ली अभी आपका धमतरी में ही है। आपका जो तमोरा है वो आपका महासमुंद जिला में देखने को मिलता है।
और आपका पौड़ी गांव जो है सीपत बिलासपुर। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में किस स्थान पर पार्श्व अभिनेत्री गायिका सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुलक्षणा पंडित जो कि एक अभिनेत्री भी है, गायिका। तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ जिला में। ठीक है, आप यहाँ पर फोटो भी देख सकते हैं। तो सुलक्षणा पंडित जो है एक अभिनेत्री थी। और क्या, तो देखिए ये आपके 70 दशक की एक मशहूर अभिनेत्री थी जिनका जन्म जो है 1964 में हुआ था, 12 जुलाई 1964 को। और ये कौन से जिला में जन्मी थी? तो आपका रायगढ़ जिला में। देखिए आपका रायगढ़ जिला में ही आपको केलो नदी देखने को मिल जाएगा जिसका उद्गम है ललूंगा पहाड़। और यहीं पर आपका केलो परियोजना जिसे स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर आपको महानदी भी देखने को मिल जाएगी जिसमें जो राज्य का सबसे सर्वाधिक लंबा पुल जो है 1830 मीटर का बना हुआ भी देखने को मिल जाएगा। और रायगढ़ एक ऐसा जिला है जहाँ पर सिर्फ नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है। ठीक है, इतना आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए रायगढ़ में ही आपको गोमर्डा अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आपका राम झरना व माडुसिल्ली जो है जलप्रपात देखने को भी मिल जाएगा। देखिए अब रायगढ़ की बात किया गया तो चक्रधर समारोह भी आपको अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखे थे। चक्रधर समारोह आपको रायगढ़ में ही देखने को मिलता है जो कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है और राजा चक्रधर के जन्मदिवस के अवसर पर। और राजा चक्रधर जो है तबला वादक व संगीतकार भी थे, इतना आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति की बात आ गई है तो देखिए आपका राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है? तो रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति जो है संघ कार्यपालक शक्ति के मतलब इनके पास जो है शक्ति, तो संघ की कार्यपालक की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है और ये आपका अनुच्छेद 53 में बताया गया है। ठीक है, और ये आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन जो है आपका नाम मात्र का ही कार्यपालक है क्योंकि वास्तविक जो है आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी योग्यता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए भारत के इनका मतलब जो राष्ट्रपति बनने का योग्य क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया जा चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, लाभ का पद धारण न करता हो। लेकिन इसमें आपको देखिए कुछ अपवाद भी देखने को मिल जाएगा। मतलब लाभ का पद में एक अजीब प्रकार का नियम है। देखिए यदि चुनाव के समय जो या तो वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी भी राज्य के मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये कुछ अटपटा सा इनमें अपवाद देखने को आपको मिल जाएगा। और अगर चुनाव इनके संबंधित प्रक्रिया देखोगे तो आपको लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें रहते हैं। परंतु देखिए इसमें आपका जो दिल्ली व पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी अब इसमें शामिल किया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है। देखिए अब एक इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इनका शपथ दिलाता है। अगर आपका मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं तो आपका उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो आपका शपथ ले सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर आपने देख लिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज हमारा अंतिम क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो आप इसे पढ़ सकते हैं। कृषि व और पशुपालन संगठन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित तथा हिंसा से दूर रहना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थलों का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो देखिए
इसका हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, अ, द और ई। तो चलिए हम देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है। तो देखिए आपका कृषि और पशुपालन संगठन आपका राज्य के नीति निर्धारित तत्व में शामिल है। आपका पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है, और आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी, ये आपका यहाँ पर ये आपका सही आंसर होना चाहिए। चलिए हम इसका एक पॉइंट देखते हैं। इसका आपका सही आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप राज्य के निर्देश निषेध तत्व के सिद्धांत या उनके जो तत्व है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामान्य न्याय, निःशुल्क विधि, सार्वजनिक धन का स्वामित्व, धन का समान वितरण, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक और है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन में जो देखे थे वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कृषि व पशुपालन का संगठन दिया गया है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। तो ये आपको तीनों देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये ई नहीं होना चाहिए था, ये आपका सिर्फ ई होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर आपका अ, द और ये आपका ई, इतना आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आज की इस वीडियो में हमने आपका एडीओ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का जो जीके वाला पार्ट्स हमने देख लिया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इनके जो 30 नंबर के और जो भी है आपका जो ग्रामीण विकास व आजीविका से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम एक न्यू डेटा के साथ आने वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।